हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नई सीरीज़ लेके आए हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 की प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंग्लिश पेपर सॉल्व कराऊंगी। ये वीडियो हमारी पार्ट में बनेगी क्योंकि एक पार्ट में 200 क्वेश्चंस होंगे, तो मैं इसे आपको 50-50 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में कराऊंगी। तो ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हुआ था 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर 2019 को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस बना सकूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजंबल का। पैराजंबल का सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढिए, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। शी वॉज अ टॉल वुमेन, यानी कि शी से शुरू नहीं होगा क्योंकि शी एक प्रनाउन है और प्रनाउन से पहले एक नाउन आया होगा, तो आप इसे ए से काट सकते हैं, यानी कि ए वाला हमारा आंसर नहीं होगा। आगे सडनली अ बॉय, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सडनली अचानक फिर इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, नहीं। इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ वोमन वॉज वॉकिंग लोन, रात के 11 बजे थे और एक औरत थी जो अकेले वॉक कर रही थी, यानी कि अकेले चल रही थी। यानी कि ये हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें हमें बताया गया, समय बताया गया और एक वोमेन की इंट्रोडक्शन की गई है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा C1। इट वॉज 11 o'clock, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे वोमेन के बारे में बात की गई है। अब उस वोमेन को डिस्क्राइब किया गया है ए में, यानी कि वोमेन कैसी थी, एक टॉल वोमेन थी, लंबी औरत थी। तो हमारा आगे जाएगा ए। और उसके पास क्या था, एक पर्स था, काफ़ी बड़ा पर्स था, ठीक है। अब पर्स के बारे में बात की गई है। अब उस पर्स को डिस्क्राइब किया गया है डी पार्ट में कि इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इस पर्स की लंबी तनी थी और उसने अपने कंधों में उसे टांग रखा था। एंड कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, ठीक है। फिर क्या हुआ, सडनली अ बॉय रैन अप, फिर एकदम से एक लड़का पीछे से आता है एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका जो पर्स है उसे छीनने की कोशिश करता है, तो यानी कि बी। तो हमारा सही आंसर होगा CADB, यानी कि द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे हमारा क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं हम, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। इन अ रियल शो ऑफ हॉनेस्टी, यानी कि एक ऐसा हॉनेस्टी का मतलब शो दिखा कि एक गार्डनर था ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक गार्डनर था, हैज़ हैंडेड डैश टू द पुलिस, उसने पुलिस को क्या हैंडेड किया हमें नहीं पता, 57 तोलास ऑफ गोल्ड डैश बाय हिम वाइल वर्किंग इन द डैश ऑफ द सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो इन रायपुर, यानी कि वो काम कर रहा था, उसमें 57 तोला गोल्ड मिला, वर्किंग इन दी डैश में काम कर रहा था बंगलों में, ठीक है। द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर था, तो उन्होंने जो क्या किया था वो वापस फिर से पकड़ा दिया टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को पकड़ा दिया गया दोबारा से डैश इन्वेस्टिगेशन, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट वॉज इन जून दिस ईयर डैश रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, यानी कि बताया गया है कि जो रामदयाल था उसे एक टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मिला था मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन बरीड 6 इंचेस डैश अंडर अ बनियान ट्री, यानी कि उसे बॉक्स मिला था जो कि पॉलीथीन से था और 6 इंचेस यानी कि मतलब एक बनियान ट्री था उसके अंदर दबा हुआ था। वाइल डिगिंग द गार्डन, जो गार्डन को डिग कर रहा था तभी उसे ये बॉक्स मिला। ही डैश द बॉक्स, उसने बॉक्स को लिया एंड टुक इट टू हिज हाउस बिहाइंड द बंगलो एंड वाज डैजल्ड टू फाइंड दैट इट कंटेन बिस्किट्स बैंगल्स एंड द कॉइन्स ऑफ ऑल गोल्ड, और अपने घर में जो लेके बॉक्स गया था जब उसने खोला तो वो हैरान हो गया कि उस बॉक्स में बिस्किट्स थे, यानी कि बिस्किट मतलब सोने के जो बिस्किट्स होते हैं, सोने की बेंगल्स थी और कॉइन्स थे, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ रियल शो ऑफ ऑनेस्टी अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ हैंडेड डैश टू द पुलिस डैश टू द, जब हम हैंडेड की बात करते हैं तो इसमें आता है कि हैंडेड ओवर टू द पुलिस, ये एक फ्रेज होती है जिसका कि होता है हैंडेड ओवर टू द पुलिस, ठीक है। ये एक फिक्स फ्रेज है, जब हम पुलिस को कुछ सामान देने की बात करें तब हम उसे हैंडेड ओवर द यूज़ करते हैं, यानी कि पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड ओवर यानी कि कोई चीज़ किसी को दे देना, यहाँ पे पुलिस को वो जो बॉक्स मिला था उससे उसे हैंड ओवर कर दिया गया। आगे की फ्रेजेस क्या होती हैं, जैसे कि हैंड आउट, अगर हम हैंड आउट की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ दें, यानी कि हैंड आउट कर दें, ग्रुप में आप बांटे कोई चीज़ को तब उसे बोलते हैं हैंड आउट। और हैंड अप क्या होगा, टू पास समथिंग टू समवन हु इज़ ऑन अ हायर लेवल,
यानी कि किसी को कुछ चीज़ देनी जो कि आपसे हायर लेवल पर है। और हैंड डाउन क्या होगा, टू गिव समथिंग टू अ यंगर मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी कि हैंड अप में तो आप अपने हायर लेवल को दे रहे थे, और जो हैंड डाउन में होगा यानी कि जो आपसे छोटा है, आपसे रुतबे में छोटा है, आप उसे आपसे एज में छोटा है, आप उसे कुछ दें। फैमिली वन यू नो लॉन्गर नीड इट, वो भी तब दें जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो। और टू अरेंज फॉर समवन यंगर टू गेट इट आफ्टर यू हैव डाइड, या फिर जब आप मर जाते हैं, जैसे कि आप वसीयत लिखते हैं, उसे हम हैंड डाउन भी बोल सकते हैं। आगे हमारा है पुलिस 57 तोलास ऑफ गोल्ड डैश बाय हिम। 57 तोलास ऑफ गोल्ड यानी कि इतना गोल्ड मिला था, डैश बाय हिम, क्योंकि अब हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो जहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट में ही होगी। तो हमारा जो सबसे अच्छा आंसर इसमें बैठेगा वो बैठेगा रिकवर्ड, क्योंकि रिकवर्ड हमारी सिर्फ पास्ट में है। रिकवर्स हमारी प्रेजेंट में चलेगी, रिकवरिंग भी प्रेजेंट में और रिकवर भी प्रेजेंट में। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा बैठेगा रिकवर्ड, यानी कि द फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि हमें पास्ट में टेंस को लेके जाना है। आगे, वाइल वर्किंग इन द डैश ऑफ द सुपरिटेंडिंग्स। अब देखिए आपको पहले जब इसमें देखिए आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बता दिया गया कि वो क्या था, गार्डनर था। तो आपको कहाँ पे काम कर रहा होगा, वो ऑब्वियसली एक गार्डनर में ही काम कर रहा होगा, गार्डन में ही काम करेगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गार्डन, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो एक गार्डनर था तो गार्डन में ही काम करेगा। आगे, द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर द। अब देखिए उसने जो आदमी था, जो रामदयाल था, उसने एक पैकेट मिला, मतलब बॉक्स मिला गोल्ड का, कॉइन्स का, उसने पुलिस को दे दिया। अब पुलिस ने क्या किया, जो वो बॉक्स मिला था उसे किसको दे दिया, कस्टम डिपार्टमेंट को दे दिया। तो यानी कि द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर द, यानी कि किसने पुलिस को, मतलब पुलिस ने उसको दे दिया। तो इसका सही आंसर हमारा होगा पुलिस ने कस्टम ऑफिसर को दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि पहले गार्डनर तो पुलिस को दे ही दिया, फिर पुलिस ने आगे कस्टम ऑफिसर को दिया ताकि वो इसकी जांच कर सकें। आगे, ठीक है, हैज़ हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मतलब क्या हैंड ओवर किया गया था, तो गोल्ड किया गया था हैंड ओवर, यानी कि सही आंसर हमारा हो जाएगा गोल्ड, क्योंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी तो, ठीक है। गोल्ड टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। आगे, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट फॉर डैश, यानी कि किस चीज़ के लिए दिया गया था, फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि फॉर हम यूज़ करते हैं पर्पस के लिए, पर्पस बताने के लिए कि हमारा ऐसा करने के पीछे कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। द थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। आगे, इट वॉज इन जून दिस ईयर डैश रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्सेस, यानी कि ये जून की बात है जब रामदयाल को क्या मिला था, एक प्लास्टिक बॉक्स मिला था, यानी कि आफ्टर ने, जून के बाद तो नहीं मिला होगा, जून के पहले भी नहीं, जून के बीच में भी नहीं, यानी कि डैट, यहाँ पे कंजक्शन जो यूज़ होगी वो होगी हमारी सही यूज़ होगी डैट वन, ठीक है, डैट इज़ द राइट आंसर। आगे, रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन बरीड, यानी कि वो क्या था, जो उसे बॉक्स मिला था वो किससे मतलब था, तो वो था कवर्ड था, यानी कि बॉक्स क्या था, एक तरह से कवर था पॉलीथीन से। टॉप्ड नहीं होगा, शेल्टर होता उसको बचा के रखना नहीं, टॉप्ड भी नहीं, इंक्लोज होता उसे बंद करके रखना नहीं, उसे मतलब कवर ढका गया था एक कवर से, ठीक है, विद पॉलीथीन से कवर किया गया था। क्योंकि हम इंक्लोज मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बीच में बांध देना या उसे पूरी तरह से मतलब इकट्ठा कर देना, बट इसमें ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कवर्ड। आगे हमारा है बरीड 6 इंचेस डैश अंडर अ बनाना ट्री, यानी कि जो बरीड 6 इंचेस डैश अंडर अ बनाना ट्री, यानी कि जो बॉक्स था वो 6 इंच दबा हुआ था अंदर से बनाना ट्री से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बरीड 6 इंचेस डीपली अंडर अ बनाना ट्री, यानी कि अंदर तक घुसा हुआ था, मतलब पूरा दबा हुआ था, यानी कि जहाँ पे हमें चाहिए एक एडजेक्टिव चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो डीपली आंसर हमारा सही होगा। आगे, वाइल डिगिंग द गार्डन ही डैश द बॉक्स एंड टुक इन टू हाउस, उसने बॉक्स को क्या किया, उठा लिया, यानी कि बॉक्स को क्या किया, पिकअप कर लिया, पिकड अप द बॉक्स, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पिकड अप, यानी कि पिकड अप होता है किसी चीज़ को उठा लेना, उसने बॉक्स को उठाया वो अपने घर में ले गया। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें हमें एंटोनियम बताना है गिवन वर्ड का, तो हमारा वर्ड है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी मतलब जिसे हम बोल सकते हैं काफ़ी चार्मिंग हो, वो काफ़ी मतलब चमकीली चीज़ हो, मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं एल्यूरिंग। तो यानी कि इसके हमें बताना है एंटोनियम बताना है, यानी कि इसके उल्ट। इंटरेस्टिंग तो एल्यूरिंग का सिनोनिम हो सकता है, काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगे,
चार्मिंग भी वही हो सकता है और ग्लैमरस भी वही हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रिपल्सिव। रिपल्सिव यानी कि जो चीज़ आपको पसंद ना है, आप उससे हेट करें, आप उससे दूर दूर भागें। जैसे कि वर्ड होता है रिपेल, यानी कि दूर दूर भागना, क्योंकि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है इसलिए आप उसे रिपल्सिव कर रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द थर्ड वन इज रिपल्सिव। आगे आगे हमारा पैसिव फॉर्म। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या प्लान कर रही हैं, लिफ्ट जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वैली में उसको उठाने का सोच रही हैं। तो देखो इसमें अब क्या आएगा, तो हम चलिए पढ़ते हैं इसे। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज़ बीन प्लान्ड। पहले देखिए आपको जो दे रखा है वो दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर प्लानिंग। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं तो हमारा हमेशा यूज़ करते हैं हम इज़ एम आर और प्लस बीइंग प्लस आई एन जी। तो देखिए यहाँ पे तो हैज़ बीन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हम कट काट सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि पहले तो हम इट इज़ से शुरू होगा सेंटेंस, तो हमारा यही आंसर ठीक बैठेगा। इट इज़ बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज़ टू द लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें इसमें इस बीइंग दे रखा है। आगे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इंडायरेक्ट। अब हमें इंडायरेक्ट फॉर्म बतानी है इस वर्ड सेंटेंस की। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। मदर ने काव्या से क्या कहा कि लाइट को ऑन कर दो, यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो इसका क्या बन जाएगा, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, यानी कि फर्स्ट वन इज राइट आंसर। मदर आस्क्ड काव्या, जहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा, काव्या ने माता से नहीं कहा था अपनी, और मदर ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, टू टर्न ऑन द लाइट। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है इस सेंटेंस में। नो वन इन्फॉर्म मी डैट यू वुड बी एबसेंट, यानी कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम एबसेंट होगे। अब ये देखिए ये सेंटेंस जो हमारा जा रहा है, ये जा रहा है हमारा पास्ट में, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की गई है इन्फॉर्म, ये गलत यूज़ की गई है, इसकी जगह यूज़ होनी चाहिए थी नो वन इन्फॉर्म्ड मी। यहाँ पे हम पास्ट जो वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एबसेंट। तो द फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, इन्फॉर्म की जगह आएगा इन्फॉर्म्ड मी। आगे हमारा पैराग्राफ जंबल है, पैरा जंबल है, तो चलिए पढ़ते हैं। सिक्योरिटी कैमरा कैप्चर द होल इंसिडेंट। सिक्योरिटी कैमरा से जो सारा इंसिडेंट हुआ था उससे कैप्चर कर लिया गया। तो कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड इन द मेट्रो स्टेशन। तो यानी कि क्या हुआ था, एक डियर था जो कि मेट्रो स्टेशन में घुस आया था। तो यानी जो कम्यूटर्स थे, जो यानी कि वो पास बाय लोग होते हैं, जो कि जो जहाँ से गुजर रहे थे, वो एकदम से हैरान हो गए कि ये एक डियर कैसे वहाँ पे आ गया। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो शुरू होगा हमारा बी से, ठीक है। आगे हाउएवर, ठीक है ना, नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू स्टेशन। कोई नहीं जानता था कि जो स्टेशन में कैसे घुस आया, उस डियर के बारे में बात की जा रही है, तो अगला हमारा होगा डी, ठीक है ना। बट हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रन अवे अनहार्म्ड। बट फिर क्या हुआ, वो अपने आप वापस चला गया और उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया गया, तो हमारा C1। और जो सारा इंसिडेंट था वो एक सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो गया, तो हमारा सही आंसर बैठेगा BDCA। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर, BDCA। आगे हम बताना है कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे रखी है, मतलब इंडायरेक्ट दे रखा है, हमें डायरेक्ट बतानी है। तो द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। लिटिल गर्ल ने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं क्या उसके अपने फ्रेंड के घर जा सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ इफ़ शी कुड, यानी कि पहले हमारा कहीं ना कहीं कैन आया होगा। तो देखिए द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर वाई कांट आई। देखिए अब यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, ना ही पूछ रही है, वो जस्ट बता रही है कि मैं अपनी मम्मा के पास, अपनी फ्रेंड के पास चली जाऊँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है कि क्यों जाना है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा। तो शुड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुड है, तो यानी कि कैन आएगा। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। दिस वन इज़ बिल्कुल राइट है, क्योंकि कैन आई विजिट आया है, जो कि हमारा चेंज हो जाएगा शी कुड में, ठीक है। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। फोर्थ नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आई कुड है, मतलब जो हमने कैन को कुड में चेंज किया होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे कुड आया था, तो कुड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमें बताना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसे हमें रिप्लेस करना है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। यानी कि वो सरप्राइज हो गया जब मैंने उसकी जो उसने मुझे ऑफर दी थी उसे मैंने मना करने से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आएगा
ये हमारा जो मी है ये गलत लिखा हुआ है, इसे कि हमें नाउन की तरह ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा एट माई रिफ्यूजिंग, क्योंकि जो रिफ्यूज़ है वो यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट पास्ट, मतलब हम इसे पार्टिसिपल की तरह यूज़ कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा एट माई रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, एट माई रिफ्यूजिंग। ठीक है, द थर्ड वन इज द राइट आंसर। आगे आगे हमें इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो पुष्पा सेड आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज़ हैपनिंग हियर। यानी कि पुष्पा ने कहा मैं कि जो वर्कशॉप में बहुत 1 घंटा पहले आ चुकी हूँ, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है ना, जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पुष्पा सेड डैट, यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। देखिए पुष्पा ऑब्जर्व डैट थो मतलब थो, तो यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा। पुष्पा सेड डैट शी हैज़ अराइव्ड, देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो है सिंपल पास्ट में, तो ये किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। तो यानी कि जहाँ पे आएगा हैड अराइव्ड, तो हैज़ अराइव्ड नहीं होगा। पुष्पा आस्क्ड व्हाई, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो ये भी आप बिना पढ़े काट सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच वाज हैपनिंग देयर, हेयर का देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हमें बताना है एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें पैसिव दे रखा है और हमें इसका एक्टिव बनाना है। व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स, यानी कि जब हम उसके घर में आए तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें वेलकम किया। व्हेन हिज पेरेंट अराइव्ड एट हिज हाउस, पेरेंट्स नहीं घर में आए बल्कि वो आए थे घर पे। तो फर्स्ट वन इज कट, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस, यानी कि ये हमारा हो सकता है। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वेलकम्ड हिज पेरेंट्स, जब हम उनके घर आए तो हमने उनके पेरेंट्स का स्वागत किया, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बन रहा। आफ्टर वी अराइव्ड, यहाँ पे आफ्टर की तो कोई बात ही नहीं की गई, तो ये भी लॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा द सेकेंड वन इज व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस। आगे यहाँ पे हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ वर्ड द ट्रुबुलेंट। ट्रुबुलेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको काफ़ी परेशान करे, काफ़ी रेजिंग हो, गुस्से वाली हो। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, यानी कि आप में गुस्सा पैदा करे, इस तरीके की चीज़। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पीसफुल, यानी कि जो चीज़ काफ़ी शांत हो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पीसफुल कहेंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द सेकेंड वन इज़ पीसफुल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो हमारा वर्ड है आगे रेजिंग। रेजिंग मतलब वही जो ट्रबलेंस का मतलब होता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी, काफ़ी चीज़ कोई वायलेंट होनी। वेरी सिवियर और एक्सट्रीम। फोर्सफुल का मतलब वही स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव, विगरस एंड पावरफुल। और स्विरलिंग का मतलब कि कोई चीज़ काफ़ी तरह से घूम रही है ट्विस्टिंग पैटर्न में, तो उसे हम स्विरलिंग कहते हैं। आगे हमें बात करनी है अपना जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वॉज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड्स अगो, यानी कि बहुत से लोगों के लिए जो 6 फिगर सैलरी थी वो क्या थी, अनइमेजिनेबल थी, वो सोच भी नहीं सकते थे 2 डिकेड्स पहले। डिकेड्स क्या होता है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, यानी कि आज से 20 साल पहले। तो इसका जो सही आंसर होगा आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर मोस्ट पीपल। जो पीपल है वो हमारे क्या काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे मच वगैरह यूज़ तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर अ मैनी पीपल भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जो मैनी के साथ हम सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते, आर्टिकल की वजह से ये भी गलत हो गया। फॉर मोस्ट ऑफ पीपल नहीं आता है, ये ना ही टू मच पीपल आएगा। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा फॉर नो इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड हेयर। आगे हमारा है पैसिव फॉर्म बतानी है हमें। अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार, यानी कि एक ब्रिक थी जो रूफ से गिरी थी, उसने क्या कर दिया, मेरी फ्रंट ग्लास था वो तोड़ दिया मेरी कार का। तो यानी कि देखिए अब आप हमारा टेंस देखिए, टेंस हमारा है सिंपल पास्ट में, तो यानी कि वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा वॉज से। तो फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार हैज़ ब्रोकन, प्रेजेंट में चला गया, नहीं आएगा। द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार वॉज ब्रोकन, यानी कि ये सेकेंड वन इज राइट आंसर, वॉज द ब्रिक बाय अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप, दिस वन इज करेक्ट। द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार हैड भी नहीं आएगा, अगर जहाँ पे हैड होता तब हमारा हैड बीन यूज़ होता। आगे द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार हैज़ बीन, ये फिर से प्रेजेंट में चला गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इज हमारा द सेकेंड वन। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जहाँ पे हमें मतलब ब्लैंक फिल करनी है। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, मैं क्या बहुत सारे प्लेसेस में विजिट कर चुका हूँ, बट आई डैश
द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। बट मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अभी तक नहीं गया हूँ, इसका कहने का ये भाव है। तो हैव नॉट विजिटिंग नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे जा नहीं रहा, ऐसा नहीं कंटेक्स्ट आ रहा, नहीं जहाँ पे पास्ट में जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक गया नहीं है, यानी कि हैव नॉट विजिटेड, मैं अभी तक वहाँ पर नहीं गया हूँ। तो द थर्ड वन इज द राइट हेयर, ना कि डोंट विजिट भी नहीं आंसर आएगा इसका सही। तो द थर्ड वन इज द राइट हेयर। आगे बात करते हैं हम, आगे हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ डोम शेप्ड शेल्टर्स बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नोस यूज्ड बाय एस्किमोस, यानी कि एक तरह का जो हमारा बर्फ़ से बना घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो एस्किमोस के द्वारा बनाया जाता है, तो वो होता है हमारा इग्लू। इग्लू आपको पता है, आपने देखी होगी पिक्चर्स इसकी, जो बर्फ़ के घर बने होते हैं उसे हम बोलते हैं इग्लू। आगे जो हमारा विगवैम होता है वो क्या होता है, एक तरह की डोम शेप हट होती है, और या फिर टेंट होता है जो कि मेड बना होता है मैट से, स्किन से, या जो बार्क होती है यानी कि जो पेड़ की वो मतलब छाल होती है उससे बना होता है। और यट क्या होता है, एक तरह का ये सर्कुलर टेंट होता है जो कि बना होता है। और जो टैपी होती है वो होती है, वो एक तरह का कॉनिकल टेंट बना होता है। ठीक है, आगे हमें इडियम बतानी है। द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिस मेक कमिंग, यानी कि जो लोग मतलब ट्रबल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो जब उन्होंने पुलिस देखी वो वहाँ से क्या हो गए, भाग गए। तो टुक टू देयर हील्स मतलब यानी कि भाग जाना वहाँ से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा रन अवे। द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर, टुक टू देयर हील्स। आगे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, यहाँ पे हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, मेडिवल बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि मध्यकालीन। मेयर बिल्कुल सही है, मैगजीन भी सही है। यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मैकेनिक। मैकेनिक के सही स्पेलिंग होगी MACHENIC, मैकेनिक। ठीक है, आगे हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट थर्सडे, यानी कि एक तरह से जब मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था एक टाइम पे, जो मैं पॉलिटिशियन बन चुका हूँ, वो मैं दिन कभी भी नहीं भूल सकता। यानी कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं अभी। अब जो देखिए, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक तरह का हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट दे रखा है और यहाँ पे भी अ पॉलिटिशियन दे रखा है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर यूज़ होगी। बट यहाँ पे देखो फॉरगेट लिखा हुआ है, फॉरगेट हमारी कैसे यूज़ की गई है, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ की गई है, जो कि हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो फॉरगेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा नेवर फॉरगेट्स। हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या फिर ES जोड़ देते हैं, तो सही आंसर हमारा होगा सेकंड वन, नेवर फॉरगेट्स, क्योंकि जो हमारा टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट में, और जो हमारा नाउन है वो है सिंगुलर नाउन। आगे योर बिहेवियर अनॉयज मी ग्रेटली, इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है, ये हमें एक्टिव में दे रखा है। ठीक है, योर बिहेवियर अनॉयज मी ग्रेटली, यानी कि आई एम ग्रेटली, आई वॉज ग्रेटली नहीं आएगा क्योंकि पास में चला गया, आई हैव बीन ग्रेटली नहीं, आई एम ग्रेटली अनॉयड बाई योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे जो बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अनॉय का मतलब होता है कि परेशान होना। योर बिहेवियर आपका बिहेवियर नहीं, बल्कि योर बिहेवियर हैज़ बीन नहीं, ये भी नहीं आएगा। द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, आई एम ग्रेटली अनॉयड बाई योर बिहेवियर। आगे द इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड सेवरल वुमेन ऑफिसर्स इन इन्फेंट्री एंड आर्म्ड कॉर्प्स, इसका हमें एक्टिव दे रखा है, पैसिव बताना है। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा सेवरल वुमेन ऑफिसर्स से। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा हैज़ है, यानी कि प्रेजेंट में है, जो टेंस हमारा चेंज होगा वो होगा हैज़ बीन में, बट जो हमारा सब्जेक्ट अब बन जाएगा वो बनेगा सेवरल वुमेन ऑफिसर्स, यानी कि हमारा जो अब नाउन हो गया वो हो गया प्लूरल में, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगी, तो यानी कि हमारा जो बनेगा सेंटेंस वो बनेगा वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, विल बी इंडक्टेड नहीं आएगा, वर इंडक्टेड नहीं, आर बीइंग इंडक्टेड नहीं, तो हमारा सही आंसर होगा द सेवरल वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। बस आपका ये देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। आगे हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर। इसमें प्रसाद रिकॉल्ड दैट द मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यानी प्रसाद ने क्या रिकॉल किया कि जब जो उससे मतलब लोगों से मिलता था वो क्या उसकी जो पार्ट था स्टूडेंट लाइफ का, जो स्टूडेंट लाइफ थी वो एक तरह का स्टूडेंट एक्टिविस्ट था।
तो अब देखिए जो हमारी जो प्रसाद है वो मीटिंग कर रहा है पीपल से, तो जो मीटिंग पीपल है वो क्या एक तरह की सिंगुलर एक्टिविटी है, ना कि मतलब प्लूरल एक्टिविटी है। तो जो हमारी वर्ब दे रखी है हैव बीन में वो गलत है, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है और जो हमारा प्रसाद है वो क्या सिंगुलर नाउन है, तो उसी से हमारा जो वर्ब आएगी जो हमारी वो आएगी वो भी हमारी सिंगुलर ही होगी। तो इसका सही आंसर होएगा हैज़ बीन। ठीक है, तो हैव बीन कहाँ पे दे रखा है हमें, द फर्स्ट वन इज देयर हैव बीन, ठीक है ना, उसकी जगह आ जाएगा हैज़ बीन में। आगे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। टीचर ने मोहित से क्या कहा कि तुम अपनी सीट पे जाओ और चुपचाप जाके बैठ जाओ। अब पढ़ते हैं, द टीचर रिक्वेस्टेड, टीचर ने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं करी मोहित से कि तुम जाओ, ठीक है ना, नहीं आएगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित, ये आ सकता है, द टीचर इंस्ट्रक्टेड यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें टीचर क्या है इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो देखिए अब बात करते हैं, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वन ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कंजक्शन डैट नहीं यूज़ करते, बल्कि हम उसमें टू कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो सेकंड वन इज़ राइट। और जो फोर्थ हमारा गलत हुआ वो इसकी वजह से गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर सीट, तो जो हमारा यूअर सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हिज सीट में, जहाँ पे नहीं दे रखा। और यहाँ पे देखो ही मस्ट भी लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे मस्ट की तो कोई बात ही नहीं की गई, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द सेकंड वन इज। ठीक है, आगे द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो एंड डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days बरीड अंडर इट। यानी कि जो रेस्क्यू टीम थी, यानी कि जो बचाव टीम थी, उन्होंने एक सोल्जर बाहर निकाला स्नो में जो दबा हुआ था 7 दिन बाद भी वो सोच रहे थे कि वो जिंदा कैसे बचा हुआ है। यानी कि जो हमारा जो सेंटेंस चल रहा है वो तो जो हमारे जो सेकंड वर्ब आएगी, क्योंकि जो सेकेंडरी एक्शन हो रहा है वो हो रहा है सोचने का, वो सोच किस समय रहेंगे, उस टाइम सोच रहे होंगे जब वो उस सोल्जर को बाहर निकाल रहे होंगे। यानी कि उस समय जो सेंटेंस हमारा चल रहा होगा वो प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूस में चल रहा होगा, तो अब कंटिन्यूस ही हमारी जहाँ पे वर्ब आएगी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इसलिए वंडरिंग, क्योंकि उस टाइम वो सोच रहे होंगे, सोचने का काम कर रहे होंगे, वंडरिंग। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वंडरिंग। आगे हमारा पैराजम्बल है, इट इज़ बिकॉज नाउ डेज, इसमें नहीं शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज है, अभी पहले हमें बात ही नहीं की गई काफ़ी टाइम से। बट दिस पास्ट टाइम इज़ गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ, ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर से दिस आ गया, यानी कि प्रनाउन की तरह यूज़ हुआ है। इट इज़ रियली का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं, तो जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो होगा हमारा डी से शुरू। तो फ्लाइंग काइट्स इज़ माई फेवरेट पास्ट टाइम, यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट आ गया कि फ्लाइंग काइट्स, जो फ्लाइंग मतलब पतंग उड़ाना मेरा क्या था, फेवरेट पास्ट टाइम था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब भी मैं फ्री होता था तो पतंग ही उड़ाया करता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट से डी। सी काट दीजिए, ये भी आप काट सकते हैं। तो आगे देखते हैं, सी आएगा जब फिर बी आएगा। तो देखिए फ्लाइंग काइट्स इज़ माई फेवरेट पास्ट टाइम, इट इज़ रियली अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आगे हम फ्लाइंग काइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या क्या था, मेरे लिए काफ़ी मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बड़ा रोमांचक लगता था पतंग उड़ाना। तो आगे हमारा आ जाएगा C1। तो डी सी बी ए ये भी हमारा कट जाएगा, तो डी सी बी ए। आगे हमारा बी, बट दिस पास्ट टाइम इज़ गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ, बट अब क्या हो रहा है, ये पास्ट टाइम है वो मतलब अब इतना ज़्यादा शौक नहीं रहा लोगों को, क्योंकि क्या हो रहा है अब पीपल हैं उनके पास अभी टाइम ही नहीं बचा इन सब बातों के लिए। तो डी सी बी ए इज़ द करेक्ट वन, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट आंसर। आगे फिर से हमारा पैराजम्बल ही है, तो देखते हैं आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी ड्रो, अब देखिए जहाँ पे फिर से वही आ गया तो नहीं होगा क्योंकि वही हमारा क्या है प्रनाउन है, तो आप जो ए से शुरू है वो काट सकते हैं, ये हमारा कट गया। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइड ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री, अब देखिए जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आदित्य एंड आई, तो हमारा बी ही फर्स्ट वन हो जाएगा कि वो आदित्य और मैं थे, वो क्या वापस आ रहे थे अपनी फैक्ट्री से, तो बी हमारा जो है सी वाला भी हमारा कट गया। वी हैड रीच द पॉइंट वेयर द रोड बाइफर्केटेड मतलब क्या, वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, तो उसे हम बोलते हैं। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हम रोड के बारे में बात नहीं की गई। तो देखिए जहाँ पे डी में हमें एक्सप्लेन किया गया, वी वर ड्राइविंग अलंग नेशनल हाईवे 40, तो हमारा डी आ जाएगा अगला नेक्स्ट पार्ट में कि वी वर ड्राइविंग अलंग नेशनल हाईवे 40। इसके बाद हमने क्या किया, वी हैड रीच द पॉइंट वेयर द रोड बाइफर्केटेड, हम एक ऐसे पॉइंट में पहुँचे जहाँ पे रोड थी 2 हिस्सों में बंट गई थी, तो हमारा C1। अगर इफ़ वी ड्रोव 10 किलोमीटर्स अलंग द रोड दैट ब्रांच ऑफ टू द राइट वी वुड रीच ब्रह्मपुर, अगर हम उस रोड से 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो हम ब्रह्मपुर पहुँच जाएंगे। तो द A1 इज़, तो BDCA देखिए ये हमारा दे रखा है द थर्ड वन में, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। आगे
आगे हमारा क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट चलिए पढ़ते हैं हम शुरू से। हंटर गैदर कल्चर वाज द वे ऑफ लाइफ फॉर अर्ली ह्यूमंस अंटिल अराउंड 11,000 to 12,000 ईयर्स अगो। यानी कि जब 11,000 12,000 पहले की बात करें तब कैसा कल्चर था कि या तो शिकार करो और फिर उस शिकार को मतलब गैदर करके रखो, कलेक्ट करके रखो, इस तरीके का कल्चर था लोगों के खान पीन का। तो द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर्स वाज डैश। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी हंटर गैदर्स की वो किस पे थी? वो हंटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स को क्या हंटिंग करते थे, और फॉर्जिंग फॉर फूड्स यानी कि फूड के लिए सर्च करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो क्या होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट? जो कि ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उन्हें हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। डैश डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर। उन्होंने डिस्कवर कर दिया था हंटर गैदर प्रैक्टिस, मतलब डिस्कवर की थी। एंड डैश मॉडर्न ह्यूमंस होमोसेपियंस, यानी कि हम जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमोसेपियंस। एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज डैश बैक एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि वो दो मिलियन साल पहले भी इस तरीके के पाए गए थे। बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर, यानी कि इससे हंटर गैदर कल्चर से पहले अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन, यानी कि जो इससे पहले भी ग्रुप थे वो किस पर रिलाई करते थे? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स एंड रिमेन्स दैट प्रेडेटर्स लेफ्ट। यानी कि जो एनिमल्स से वो मर जाते थे और जो उनके बच जाते थे उन पे ही वो सर्वाइव करते थे। बिकॉज हंटर गैदर्स डिड नॉट रैली ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हंटर गैदर्स थे वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, यानी खेती बाड़ी नहीं करते थे। एंड डेथ यूज मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, यानी कि वो घूमते फिरते रहते थे अपनी जान बचाने के लिए। इंडीड डैश लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड, और ऐसी लाइफ स्टाइल जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उन्हें क्या चाहिए था? असेस चाहिए था लार्ज एरियाज का, डैश का, टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल, ताकि वो खाना ढूंढ सकें अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर वाज डैश ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदर्स वाज डैश, यानी कि जो लाइफ स्टाइल थी हंटर गैदर्स की वो किस पे बेस्ड थी? हंटिंग एनिमल्स और फॉर्जिंग फॉर फूड। तो जो हमारा जो टेंस चल रहा है वो चल रहा है पास्ट में, तो जो वर्ब यूज़ होगी वो भी हमारी यूज़ होगी पास्ट में, यानी कि वॉज के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगी। तो जो हमारी बेसिंग है नहीं होगी, बेस भी नहीं होगी और बेसिस भी नहीं होगी, तो सही ऑप्शन बचता है हमारा बेस्ड, क्योंकि ये हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि वाज के साथ यूज़ की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेस्ड। आगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैश डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, यानी कि जी आज की बात कर रहे हैं, आज डिस्कवर क्या कर लिया है? तो डिस्कवर कर लिया गया है। तो एक बार देखिए, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो हमारा क्या है? प्लूरल में है, तो जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल में आएगी और प्रेजेंट में आएगी। तो इसका सही हमारा ऑप्शन फिट बैठेगा, वो बैठेगा हैव, क्योंकि हैव हमारी एक तो प्रेजेंट में है और हमारी प्लूरल भी है, तो सही ऑप्शन इज हैव। आगे, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर डैश मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि किसके द्वारा जो प्रैक्टिस थी वो डिस्कवर कर ली गई है? तो मॉडर्न ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि जो आज के युग के मानव हैं उनके द्वारा भी ये प्रैक्टिस की जाती थी। एंड द डिस्टेंस एंसेस्टर्स, तो यहाँ पे आंसर हमारा सही आंसर क्या बैठेगा? बाय, यानी कि उनके द्वारा ये की जाती थी, बाय, वन इज द राइट आंसर। आगे, तो आगे क्या है? देयर डिस्टेंस एंसेस्टर डेटिंग एज डैश बैक एज 2 मिलियन से गो, और उनके जो डिस्टेंस एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो पुराने ज़माने के बहुत दूर के जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि डेटिंग एज फॉर बैक, मतलब कितने ज़्यादा पुराने थे, तो फॉर बैक सही आंसर आएगा इसका, फॉर बैक एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, द फॉर वन इज द राइट आंसर। आगे, बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन डैश, तो जो बिफोर थे, मतलब जो इसका जो इमर्जेंस हुआ था यानी कि हंटर गैदर कल्चर का, तब जो अर्लियर ग्रुप से वो डिपेंडेड थे, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा इमरजेंस। बिफोर द इमरजेंस ऑफ, डिपेंडेंस होता है हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हों, यानी कि रिलाइड हों, एक्सपीरियंस नहीं होगा। डिपार्चर होता है कि हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारी ट्रेन डिपार्चर होगी, यानी कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन निकल गई, तो वो होता है। तो इसका सही आंसर होगा इमरजेंस एज ऑफ हंटर गैदरर कल्चर। आगे, अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन डैश, अर्लियर ग्रुप्स जो थे वो किस पर रिलाइड करते थे? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए एनिमल्स होते थे उन पे वो मतलब आगे डिपेंड करते थे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, ऑन अ प्रैक्टिस नहीं होता, ऑन एन प्रैक्टिस नहीं होता, सही आंसर बैठेगा ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। आगे,
प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स रिमेन्स दैट प्रेडेटर्स लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो प्रेडेटर्स थे वो छोड़ जाते थे, अपने पीछे छोड़ जाते थे, वो उन पे डिपेंड करते थे। तो इसका सही आंसर आएगा बिहाइंड। बिहाइंड वन इज द राइट आंसर। आगे, बिकॉज हंटर गैदर्स डिड नॉट रैली ऑन एग्रीकल्चर, जो हंटर गैदर्स थे वो एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंड करते थे। तो अभी हंटर गैदर्स की बात की गई है, तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी हमारा प्लूरल यूज़ होगा, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, तो इसका सही आंसर होगा दे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट पर्सन में बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं यूज़ कर सकते, ना ही और ना ही दैम। दैम हमारा चला गया ऑब्जेक्टिव रूप में, तो सही आंसर आएगा हमारा दे, क्योंकि दे सर्वाइवल स्ट्रैटेजी इंडीड डैश लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड असेस, यानी कि इंडीड देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी हमने जहाँ पे क्या यूज़ किया था, दे यूज़ किया था। तो दे का अगर हम देखें प्रोनाउन आगे देखें तो क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव रूप से देयर यूज़ होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा देयर लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे, लार्ज एरियाज ऑफ डैश, उन्हें लार्ज एरिया क्या चाहिए था, मतलब अपने जो फूड फाइंड करने के लिए उन्हें कोई टाउन्स तो नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि उस टाइम तक कोई टाउन्स नहीं थे, कोई वैलीज नहीं थे, कोई विलेजेस नहीं थे, उन्हें चाहिए था लैंड, यानी कि उन्हें ज़मीन चाहिए थी अपना फूड फाइंड करने के लिए। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा लैंड्स। लैंड वन इज़ द राइट आंसर। आगे आगे हमें बात करनी है हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने जो हैवी बंडल था वो बिना कोई मेहनत से उठा लिया। तो देखिए, जो हमारा हार्डली वर्ड होता है जी, इसमें इसका मतलब होता है कि स्कार्सली, मतलब बिना ही कुछ किए हुए, यानी कि इसमें जो नो का भाग होता है वो पहले से ही होता है। अब हमने इस पर और एक नो लिख दिया, यानी कि हमने इसकी डुप्लीकेसी कर दी, क्योंकि एक वर्ड को हमने 2 बार रिपीट कर दिया। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी 2 बार वर्ड रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसमें से नो रिमूव कर देंगे। बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद हार्डली एफर्ट एट ऑल। ठीक है ना, विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। ठीक है, सही आंसर हमारा आ जाएगा विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। ठीक है, आगे, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड यू रिसीव माई लेटर, हमें इसका पैसिव बताना है। तो देखिए इसका पैसिव क्या बनेगा, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देखो डिड भी यूज़ कर रखा है और वॉज भी यूज़ कर रखा है। हम दो एक्सक्लूसिव वर्ब्स नहीं यूज़ करते हैं एक ही सेंटेंस में। हैव यू भी हमारा चलेगा प्रेजेंट में, इसलिए हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। आगे देखो, हैज़ माई लेटर भी हमारा प्रेजेंट में चला गया, और वॉज माई लेटर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाई यू, यानी कि क्या तुम्हें मेरा लेटर रिसीव्ड हुआ था, क्योंकि हमारा जो डिड था तो इसका पास चला जाएगा वॉज में। आगे हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। मैनी कंपनीज प्रेफर्स दैट द न्यू एम्प्लॉयज हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो कंपनीज है वो प्रेफर करती हैं एम्प्लॉय के पास डिग्री ही ना हो बल्कि उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी हो। यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है ये ऑल्सो के साथ ही है। आप देखिए जो हमारी कंजक्शन होती है नॉट ओनली, उसका जो पेयर बनता है वो बनता है हमारा बट ऑल्सो के साथ। इन्होंने यहाँ पे अकेला ही ऑल्सो दे रखा है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस गलत होगा, तो इसकी जगह हमारा आएगा बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि जो नॉट ओनली का पेयर बनता है वो बनता है बट ऑल्सो के साथ। तो सही आंसर हमारा होगा फर्स्ट वन, बट ऑल्सो 2 year वर्क एक्सपीरियंस। आगे हमें बतानी है ईडियम का मतलब। When अंशुल टोल्ड everyone that he had resigned his job, यानी कि जब अंशु ने अपने सबको बताया कि उसने जो अपनी जॉब थी वो रिज़ाइन दे दी है, ऑल द मेम्बर्स इन द फैमिलीज वर एट देयर विट्स एंड, यानी कि जो उनके सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो क्या हो गए होंगे आपके हिसाब से, वो कंफ्यूज हो गए होंगे, वो सोचने लग गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो इसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। तो वो क्या हो गए थे, क्वाइट प्रिप्लेक्स्ड हो गए थे, काफ़ी कन्फ्यूज थे कि क्या हो गया ऐसा बात। ठीक है, तो एट देयर विट्स एंड का मतलब होता है क्वाइट परप्लेक्स्ड मतलब होता है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्टेट में होना, यानी कि कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आगे हमें बताना है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोइम्स इन हिंदी, मैं ये देख के हैरान था कि जो अविका है वो इतनी अच्छी पोइम्स लिख सकती हैं हिंदी में। तो देखिए जो हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है आई वॉज सरप्राइज, यानी कि मैं अविका को देख के सरप्राइज था। तो जो हमारा एज लिखा हुआ है ये हम एज नहीं डिनोट करते हैं, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं डैट, कि मैं अविका को देख के सरप्राइज था, डैट अविका कुड राइट सच अ ग्रेट गुड पोइम्स इन हिंदी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन, एज की जगह हमारा आएगा डैट वन। ओके, तो ये था हमारा
पार्ट फर्स्ट। आपको आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी हेयर फॉर मोर PDFs। थैंक यू।